हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स देख रहे थे हम लोग। अमोनिया के बारे में प्रिपरेशन देख लिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखा था हमने कि एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का बेसिक नेचर का है, क्यों है, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन के चलते। अब अमोनिया जो है ना वह लेविस बेस का काम करता है और एक स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है। लेविस बेस किसको बोलते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस। तो नाइट्रोजन में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है या इस इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी फर्दर इंक्रीज कर रहा है। कैसे? तो यहाँ नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है, and due to greater electronegativity of nitrogen it can withdraw the bond pair electrons or bond pair of this NH bond। और जब ये तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ इस लोन पेयर का अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा और जब यह लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होगा तो यह आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है और लोन पेयर डोनेट करेगा तो काम करेगा लेविस बेस का। अभी लोन पेयर डोनेट किसको करेगा? तो लोन पेयर जिसको डोनेट करेगा वह लोन पेयर एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है? लेविस एसिड। तो यदि यहाँ कोई लेविस एसिड है तो उसको अपना ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब ये लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो इनका कई वेराइटी है। लेविस एसिड में डायरेक्ट कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्पीसीज हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, जैसे BF3। बोरोन का वैलेंस सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐड करने के लिए 2 लेना चाहेगा। उसी प्रकार से कंपाउंड्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल, जिसका वैलेंस सेल में ऑर्बिटल खाली हो, है जैसे PCl3 है, SO2 है। इसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल में ऑर्बिटल क्या है? खाली है। ऑर्बिटल खाली है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस मोस्टली वैलेंस सेल में खाली ऑर्बिटल्स रखते हैं, डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उस खाली ऑर्बिटल्स में कि जो नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा रहा है उसको रखा जा सकता है। तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव a tendency to accept electron pair in their vacant d atomic orbitals and hence they can act as Lewis acids। तो वही ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ कंबाइन करके अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें बताए कि अमोनिया लेविस बेस होगा और जो आप ट्रांजिशन मेटल आयन लोगे वह लेविस एसिड होगा। कुछ रिएक्शंस देखें हम लोग, जैसे सिल्वर का कोई सॉल्ट है, सिल्वर आयन एक्वस। एक्वस मतलब सिल्वर का कोई सॉल्ट हो सकता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, लेकिन क्लोराइड तो इसका एक्वस मीडियम इनसॉल्युबल है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है मे बी। जब आप इसका कम्बिनेशन अमोनिया से करवाओगे तो अमोनिया का भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, तो ये मिल करके जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, AgNH3 का होल 2 पर 2+ 1+ एक्वस। यदि यहाँ आप नाइट्रेट लिए हो तो फिर यहाँ नाइट्रेट रह जाएगा। ऐसा कैसे बना? अभी हम बोले कि इस केस में अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये हो जाएगा लेविस बेस। सिल्वर के पास प्लस है, प्लस बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, तो यह लेविस एसिड। अब लेविस एसिड है भाई, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखने का जगह भी तो होना चाहिए, तो जगह है या नहीं है उसी को हम लोग देखते हैं। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रिप्टन 36 तो हो ही गया, उसके बाद 4d10 5s1। ऐसा इसका 5th सेल वैलेंस सेल है, तो यह तो सिल्वर का है। यदि आप सिल्वर आयन का लिखोगे तो क्या? तो सिल्वर आयन का लिखोगे तो वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को आप हटाने वाले हो
और जब वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो ये बचेगा 4d10, ये हो जाएगा 5s0, अब 5s है तो आगे 5p 5d ऐसे बहुत सारे हैं। तो चलो 4d तो पूरा 10 है भाई, पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ s का एक ऑर्बिटल खाली है, p के 3 ऑर्बिटल्स खाली हैं और वैसे d के 5 ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ फिलहाल अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर देंगे ऐसा, बाकी में क्यों नहीं देगा तो ये सब एनर्जी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो आगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे कि आखिर सिल्वर के पास इतने सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं तो 2 ही अमोनिया क्यों, और अमोनिया क्यों नहीं, तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फैक्ट है जो हम लोग देखेंगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो एक अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एस में दे रहा है, एक पी में दे रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जब इसका आप शेप बनाइएगा तो लीनियर टाइप का बनना चाहिए, बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऐसा, प्लस साथ में नाइट्रेट आयन काउंटर आयन के रूप में रहेगा ऐसा। उसी प्रकार से आप और भी कोई ले सकते हो, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जिसके साथ अमोनिया लेविस बेस के रूप में कंबाइन करके एक बहुत ही स्टेबल और कॉमन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, मैंने अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कंबाइन करके कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा CuNH3 का होल 4 SO4 + 4H2O। तो यहाँ भी वही बात होगा, कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर है इसका 29 कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आर्गन 3d10 4s1, अब यदि Cu पे 2+ है तो ये जाना है 3d9, आगे 4s 4p ऐसे करके बचेगा 4d ऐसे रहना है। तो चलो इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड बच गया, 4s खाली है, 4p 3 और इधर d में 5। अब 4 अमोनिया है तो एक अमोनिया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक अमोनिया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर एक अमोनिया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक अमोनिया इसमें देता है, इसमें नहीं देता है। तो इस हिसाब से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वह होता है sp2d, sp2d, sp3 नहीं, sp3 होगा तो शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जबकि इसका शेप स्क्वायर प्लानर होता है sp2d। और क्यों ऐसा हुआ है ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इवन इस कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज या बहुत सारे एफर्ट्स आए हैं इसका बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, CuNH3 का होल 4/2+ का, और फाइनली हगिन्स जो है इसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किए और उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2d है। sp2d एक अनयूजुअल हाइब्रिडाइजेशन है, या तो sp3 होता है या sp3d होता है या dsp2 होता है। sp2d जो है एक अनयूजुअल हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जनरली होता नहीं है किसी का। साथ ही साथ ये तो हुआ लेविस बेस जो लेविस एसिड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ मिनरल एसिड्स भी हैं, उसके साथ भी अमोनिया कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है। अंतर है कि लेविस एसिड के साथ कंबाइन करके वह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा और कोई मिनरल एसिड है तो उसके साथ कंबाइन करके एक सिंपल सॉल्ट बनाएगा। जैसे अमोनिया का यदि आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो और हाइड्रोजन क्लोराइड माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ तो यह अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉलिड है। उसी प्रकार से अमोनिया का एक्वस फॉर्म लेकर के यदि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओ तो यहाँ से अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि एक सॉलिड है। तो अमोनिया जो है पीछे वाले रिएक्शंस में क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। इन रिएक्शंस में देखोगे तो यहाँ 2 कंसेप्ट लगेंगे। एक किया अपने लोन पेयर से H+ को एक्सेप्ट किया,
लोन पेयर H प्लस की तरफ दिया और H प्लस को आपस में जोड़ लिया। तो इसको दो तरीके से देखो, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको आप बोल सकते हो लेविस बेस, लेकिन इससे बेहतर कहना ये है कि यह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ अमोनियम आयन और क्लोराइड ऐसे करके, तो यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन एक्सेप्टर, और H प्लस आयन एक्सेप्टर इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस, इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इस तरह से अमोनिया 3 प्रकार का बेस का काम किया। एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड दे रहा है, आर्हेनियस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लेविस बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, लेविस बेस, आर्हेनियस बेस या ऑल ऑफ दीज। क्या टिक करेंगे हम लोग? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों का वैसे ओवरऑल नतीजा निकालोगे तो एक ही आता है, लेकिन कंसेप्ट के आधार पे यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है तो वहाँ आप ध्यान रखोगे कि यह अमोनिया तीनों बेस के जैसा काम करेगा, आइदर लेविस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस और आर्हेनियस बेस। अब अमोनिया का एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन क्लोरीन के साथ। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, इसमें 2 केस है। पहला केस है कि आप अमोनिया एक्सेस में लो, क्लोरीन लिमिटेड लो, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, डाइनाइट्रोजन निकलेगा। हेयर अमोनिया इज इन एक्सेस। अगला केस है कि अमोनिया आप लिमिटेड लो और क्लोरीन एक्सेस में लो, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है NCl3 + 3HCl। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे कि एक्सेस में क्या दिया है, अमोनिया एक्सेस में है या क्लोरीन। यदि अमोनिया एक्सेस में है तो भाई यहाँ से अमोनियम क्लोराइड बनेगा, माने अमोनिया वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा है, 8 मोल है, 3 मोल है। और यदि अमोनिया लिमिटेड है और क्लोरीन एक्सेस में है, तो यदि क्लोरीन एक्सेस में है तो फिर यहाँ क्लोरीन वाला पार्ट ज़्यादा बचेगा। ऐसे मिला करके देखो, यहाँ अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनिया का पार्ट भी है, क्लोराइड का भी पार्ट है, माने क्लोरीन का है। और यहाँ देखोगे तो अमोनिया में हाइड्रोजन तो हट गया, बाकी सबके क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन ज़्यादा है तो यहाँ क्लोरीन ज़्यादा बचेगा, और यहाँ NH3 ज़्यादा है तो फिर यहाँ हाइड्रोजन वाला पार्ट ज़्यादा बचेगा। इसको ध्यान में रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑलमोस्ट आप मान करके ही चलो 100% की रिएक्शन एग्जाम में आने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमोनिया एक्सेस में रहा क्लोरीन के साथ तो अमोनियम क्लोराइड, और क्लोरीन एक्सेस में रहा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। सेम रिएक्शन होता है ब्रोमीन का, सेम रिएक्शन होता है ब्रोमीन का कि यदि यहाँ Br2 भी लोगे तो अमोनियम ब्रोमाइड, यहाँ लोगे तो नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड। लेकिन यदि आप रिएक्शन करवाते हो, यदि आप रिएक्शन करवाते हो आयोडीन से, तो फिर ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, आयोडीन के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, अलग रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होता है वहाँ कि जो लिक्विड अमोनिया है, या गैसियस नहीं बल्कि लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो यह लिक्विड अमोनिया यदि आयोडीन के साथ कंबाइन करे तो कंबाइन करके बनाता है ऐसा NH4NI3 + 3HI। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। लिक्विड अमोनिया आयोडीन से कंबाइन किया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, दिस वन नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। और यह जो है एक डार्क ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, डार्क ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है ऐसा। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एक जैसा था कि आप क्लोरीन एक्सेस में लिए तो ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड, ब्रोमीन लिए तो, और अमोनिया एक्सेस में तो फिर अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ा अलग है कि इसमें रिएक्शन होकर के नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट बनता है। या नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जब इसको आप रगड़ोगे, रब्ड
अगेंस्ट या हार्ड सरफेस, दीवार वगैरह पे यदि इसको रगड़ोगे तो यह एक्सप्लोड करता है, विस्फोट करता है। और विस्फोट करके क्या बनाता है कि यहाँ से ये जो 8NH3NI3 मतलब नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट का 8 मोल है। तो यदि इसको रब करोगे तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा, हीट आने से डिकम्पोज करेगा और बनाएगा 5N2 + 9I2 + 6 अमोनियम आयोडाइड। ऐसा, हालांकि अमोनियम आयोडाइड एक प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं बन रहा है। एक पटाखा होता है जो बंदूक होता है खिलौना वाला, जिसमें कागज़ के जैसा, लर्री के जैसा रहता है एक पटाखा। उसको आप उसमें बंदूक में भर करके जो है लोग चलाता है तो आवाज़ करता है, या उसी जो लर्री रहता है कागज़ वाला, उसमें देखोगे डॉट डॉट बूंद के जैसा कि ऐसा कागज़ है, इसी में डॉट डॉट कहीं कहीं इसका बराबर आता है बारूद। और इसी को जब आप दीवार में रगड़ोगे तो एक्सप्लोड करता है, आवाज़ करता है। तो दिस वन, ये जो हम लोग लिखे नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, इसी का प्रॉपर्टी तो बता रहे हैं कि जब इसको एक हार्ड सरफेस से रब करोगे तो ये एक्सप्लोड करता है, विस्फोट करता है, डिकम्पोज कर जाएगा, आवाज़ आएगा वहाँ से। तो उसमें यही रहता है दिस वन केमिकल। वैसे भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं मेनली एक्सप्लोजन के लिए ही यूज होते हैं। उसके बाद अमोनिया जो है हाइड्रोजन है इसमें, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। हाइड्रोजन होने के चलते अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो जब अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ ही काम करेगा, एक्ट्स एज इसका रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा। तो इसके लिए कोई रिएक्शन हम लोग देखें, जैसे क्यूप्रस या क्यूप्रिक ऑक्साइड को अमोनिया से यदि कंबाइन करवाते हैं तो 3Cu + N2 + 3H2O, इसका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -3 0, कॉपर का +2 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, साथ ही साथ ऑक्सीजन हट जा रहा है यहाँ से। और नाइट्रोजन में क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और हाइड्रोजन हट जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। उसी प्रकार से अमोनिया को यदि डायरेक्ट आप ऑक्सीजन से ट्रीट करवाओगे तो रिएक्शन वहाँ भी होता है। अमोनिया का 4 मोल 5 मोल वाटर, प्लैटिनम गाउज हाई टेम्परेचर 1075 केल्विन, तो 4 मोल नाइट्रिक एसिड और वाटर, ऐसा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि है तो अमोनिया ऑक्सीडाइज करेगा, और वह ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कर सकता है या फिर अपने किसी ऑक्साइड में कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। यहाँ यदि आप लेते हो तो यहाँ तो -3 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो -3 से पहले 0 हुआ, 0 से +2 मतलब टोटल 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है। सेम यदि अमोनिया का आप कंबशन करते हो, अमोनिया का यदि आप कंबशन करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो डाई नाइट्रोजन और वाटर, 4 मोल अमोनिया + 3 मोल H2O, यहाँ से बनेगा 2 मोल डाई नाइट्रोजन और 6 मोल H2O। जरा देखो ये दोनों रिएक्शन को, अमोनिया ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट है प्लैटिनम, टेम्परेचर आपने लिया है इतना, यहाँ कैटलिस्ट नहीं है। हीट तो यहाँ भी करना पड़ेगा लेकिन कैटलिस्ट यहाँ नहीं है। तो देख रहे हो कैटलिस्ट रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ जा रहा है कि कैटलिस्ट है तो बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और कैटलिस्ट नहीं है तो सिंपल कंबसन होकर के जो डाई नाइट्रोजन और H2O बनना चाहिए वह बन रहा है।
इसको याद रखोगे, साइड प्रोडक्ट सेम है, बस यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, वहाँ डाइनाइट्रोजन, यहाँ 4 मोल अमोनिया इन्वॉल्व हो रहा था, वहाँ भी 4 मोल अमोनिया इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको एकदम आप याद रखोगे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट हुआ कि अमोनिया का यदि ऑक्सीजन से वहाँ रिएक्शन दिया है तो आपको समझना होगा कि क्या बनेगा। यदि प्लैटिनम है तो वहाँ से प्रोडक्ट बन जाना है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नहीं है डायरेक्ट कंबशन कर रहे हो तो डाई नाइट्रोजन। उसके बाद अमोनिया का कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे अमाइड्स का फॉर्मेशन, कि जो एक्टिव मेटल हैं, खास करके सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम हो, पोटासियम हो या लिथियम हो, तो इसके साथ अमोनिया का ट्रीटमेंट यदि करवाओगे 575 केल्विन पे, तो यहाँ पे बनता है सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। एंड दिस सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक्चुअली इसमें बेस का काम कर रहा है अमाइड आयन। कैसे हुआ रिएक्शन जरा समझो तो। सोडियम एक्टिव मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बना देगा सोडियम आयन। अब जो आप यहाँ अमोनिया लिए हो ना, तो अमोनिया में यह 3 हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते रहेगा। ऐसा तो विड्रॉ करते रहेगा, मतलब यह दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दो इसको, तो ये बन जाएगा H+। तो यहाँ से कुछ ऐसा बनने वाला है, NH2 2 लोन पेयर, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ से निकला H+, और इसी H+ को नाइट्रोजन जो है अपना यह इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ऐसा तो ये बना सोडियम आयन, और ये लेकर के बन गया H इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो अब यह सोडियम आयन और दिस अमाइड आयन कंबाइन करके बनाएगा क्या, सोडामाइड, और ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना लिया, तो एक और H आएगा, तो H और H मिल करके H2 बन जाएगा। ऐसा तो इसमें हुआ क्या कि जब आप अल्कली मेटल से ट्रीट करवाओगे अमोनिया को, तो वह अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन दे करके वह केटायन बनाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन बन रहा है H+, उसके लिए वह बदल जाएगा H में, और ये जो अमाइड आयन बना, फिर ये अमाइड और ये सोडियम मिल करके बन गया सोडामाइड यहाँ से। और यह स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और यदि यहाँ से ये H+ लेता है, H+ लेगा तो काम करेगा बेस का ही, तो एक न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा NH3। तो अमाइड आयन NH2- जो है उसमें नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज, इट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन H+ एंड फॉर्म ए स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अभी जो है या लेस स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब यह H+ गेन करेगा तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा जो स्टेबल है, तो यह जल्दी से इलेक्ट्रॉन से खींचना चाहेगा H+ को, ताकि इसका चार्ज हट जाए और यह स्टेबल हो जाए। तो ये जितना जल्दी H+ को लेना चाहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस हैं जो हेवी मेटल आयंस होते हैं, उनके साथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करता है अमोनिया। हेवी मेटल आयंस का जो सॉल्ट है उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ, जैसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे मान लो फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें जब आप अमोनिया सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही करवाओगे तो FeOH का होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, जो कि ब्राउन PPT होता है, और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड 3 मोल अमोनियम क्लोराइड। यही फेरिक हाइड्रोक्साइड को यहाँ आप फेरिक ऑक्साइड और H2O रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वैसे भी दिखा सकते हो। उसी प्रकार से जिंक सल्फेट है,
उसका यदि एक्वस सॉल्यूशन है और अमोनिया सॉल्यूशन से इसको ट्रीट करवा रहे हो तो यहाँ भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होगा, वाइट पीपीटी, और साथ ही साथ यहाँ बनेगा अमोनियम सल्फेट। अच्छा, तो कुछ हेवी मेटल के जो सॉल्ट हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ यदि आप रिएक्शन करवाओगे अमोनिया सॉल्यूशन का तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है। मतलब ये जो यहाँ आयन का काउंटर आयन है नेगेटिव वही डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों जगह हम लोग यही देख रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपना हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है इसको और इसके सल्फेट आयन को ले रहा है। उसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसको और इसके क्लोराइड आयन को ले लिया तो बदल गया अमोनियम क्लोराइड में और यहाँ बदल गया अमोनियम सल्फेट में। तो एक प्रकार से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। और यह रिएक्शन क्यों ऐसा हुआ, इसको क्यों डिस्प्लेस किया, तो रिएक्टिविटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो देखा जाएगा आगे। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब लास्टली आता है अमोनिया का यूज। तो अमोनिया के यूज यदि देखोगे कई हुए, जैसे अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके आप नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो, उससे नाइट्रिक एसिड बनता है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके आप एक एक्सप्लोसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन टाइप का। तो ऐसे जो है इसका यूज है। अमोनिया यदि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अमोनिया, तो वह एक इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। लिक्विड अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। पोलर है, डायपोल मोमेंट 1.46 डिवाई होता है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट है कौन, लिक्विड अमोनिया। और इस लिक्विड अमोनिया से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस भी हैं जो आगे हायर क्लासेस ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना होता है, तो वहाँ कैसे या लिक्विड अमोनिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग इतना ही जाने कि लिक्विड अमोनिया एक इंपॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और वो भी पोलर है। डायपोल मोमेंट कितना 1.46 डिवाई, मतलब एब्रिसिएबल अमाउंट तक जो है इसका पोलैरिटी है, एक हद तक पोलर है लिक्विड अमोनिया। तो इस पूरे में से अमोनिया जो हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट हुआ अमोनिया का प्रिपरेशन बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया बेस का काम किया 3 प्रकार का, लेविस बेस, ब्रोंस्टेड बेस, आर्हेनियस बेस। उसके बाद अमोनिया का रिएक्शन हैलोजन से कि एक्सेस में अमोनिया रहा और आप क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करवाए तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम ब्रोमाइड, और यदि एक्सेस में क्लोरीन या ब्रोमीन रहा तो फिर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड। उसके बाद यदि अमोनिया को आप आयोडीन से करवाते हो रिएक्शन तो इसमें क्या बनना था, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, जिसको कि आप एक हार्ड सरफेस से रब करते हो तो वह वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अमोनिया लेविस बेस है तो या कुछ लेविस एसिड्स ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ कंबाइन कर सकता है। ऑक्सीडेशन हो सकता है इसका, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। उसमें ऑक्सीजन वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्लैटिनम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ट्रीट किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड, डायरेक्ट कंबशन किए तो डाइनाइट्रोजन और वहाँ से H2O निकल रहा था। फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में देखें कि हेवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसको प्रिसिपिटेट करेगा, आयन एक्सचेंज करता है केवल और रिएक्शन होता है। तो इस तरह से अमोनिया को जो है हम लोग यहाँ समाप्त किए। नेक्स्ट क्लास में फिर नाइट्रोजन का ही एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड, जिसे बहुत क्वेश्चंस खास करके रिएक्शंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसका जो प्रिपरेशन है एक इम्पॉर्टेंट बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो उन सारी बातों का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।